प्रकाश झा कलकत्ता का एक बहुत ही होनहार काबिल बिजनेसमैन है, जिसकी उम्र लगभग 29 वर्ष है। कदकाठी से लंबा चौड़ा, एकदम रॉयल स्टाइल में रहता और किसी का भी रौब नहीं सहता। जहाँ भी रहता शान से रहता। आज भी प्रकाश झा अपने फ्लैट के कमरे में ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे और खुद को आईने में देखते हुए गले में टाई बांध रहे थे और मुस्कुराता हुआ मन ही मन सोच रहा था, आज की मीटिंग में अगर संजय सक्सेना की कंपनी के काम का फाइल मुझे मिल जाता तो इस साल भी बिजनेस कंपनी में सबसे आगे मेरा ही नाम होगा और मुझे आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तभी कमरे में प्रकाश की पत्नी मेनका प्रकाश के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती हैं और प्रकाश की तरफ देखते हुए कहती हैं, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, आप टेंशन ना लो, आज की मीटिंग में आपकी ही जीत होगी। मेनका प्रकाश के गालों पर चुंबन लेते हुए कहती है, बेस्ट ऑफ लक सोना। मेनका के हाथों से ब्रेकफास्ट का ट्रे लेते हुए प्रकाश कहता है, तुमने क्यों लाया? मैं तो नीचे हॉल में आ ही रहा था और वैसे भी अब तुम्हें ज़्यादा आराम की जरूरत है। 7वां मंथ चल रहा है तुम्हारी प्रेगनेंसी का, तो ऐसी हालत में ज़्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। अपना ख्याल रखा करो स्वीट हार्ट, मेरी जान। मेनका को समझाते हुए प्रकाश कहता है। जरा इठलाते हुए मेनका बोलती है, ओफो सोना। मेनका प्यार से प्रकाश को सोना बुलाती थी। मैं जानती हूँ इन सब बातों के बारे में और मैं अपना ख्याल भी रखती हूँ, और वैसे तुम हो ना मेरे साथ तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। मेनका प्रकाश से कहती है और प्रकाश को ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती है और प्रकाश भी ब्रेकफास्ट करने लगता है। तभी मेनका को पेट में दर्द होने लगता है और मेनका प्रकाश से दर्द भरी आवाज में कहती है, मुझे दर्द हो रहा है सोना, बहुत जोर से होने लगा पेट में। प्रकाश अपनी मम्मी को बुलाने के लिए जल्दी से आवाज लगाता है, मम्मी मम्मी कहाँ हो, जल्दी से आओ, मेनका को पेट में दर्द हो रहा है, जल्दी आओ मम्मी। प्रकाश की माँ शांति देवी सुनते ही जल्दी जल्दी प्रकाश के कमरे में आ जाती हैं और अपनी बहू मेनका से पूछने लगती हैं, क्या हुआ बेटा, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा ली हो जो पेट में दर्द हो रहा है? मेनका अपनी सासू माँ से कहती है, नहीं मम्मी, मैंने तो बस अभी एक गिलास दूध ही पिया है और दूध पिए हुए भी आधा घंटा हो चुका है, तो फिर दर्द कैसे हो सकती है? मेनका के इतना बोलते ही उसे और भी जोरों से दर्द होने लगता है। तब तक शांति देवी जी समझ चुकी थी कि ये मामूली पेट दर्द नहीं है, ये तो प्रसव पीड़ा हो रही है मेनका को। तभी शांति देवी अपने बेटे प्रकाश को कहती हैं, बेटा शायद डिलीवरी का वक्त हो चुका है, हमें मेनका को अभी के अभी हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। प्रकाश अपनी माँ की तरफ देखता हुआ कहता है, पर मम्मी अभी तो 7वां महीना ही चल रहा है प्रेगनेंसी का, तो अभी कैसे डिलीवरी का टाइम हो सकता है? शांति देवी अपने बेटे को समझाती हुई कहती हैं, बेटा कभी कभी ऐसा हो जाता है, 7 महीने पर भी डिलीवरी हो सकती है। अब तू जा जल्दी से गाड़ी निकाल और हम दोनों को पहले हॉस्पिटल छोड़ दे, उसके बाद तू ऑफिस चले जाना। प्रकाश अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी मुझे लेट हो रहा है, मेरा आज ऑफिस में जल्दी जाना बहुत ज़रूरी हो गया है, अगर नहीं गया तो बहुत नुकसान सहना पड़ेगा। मैं दूसरी वाली गाड़ी निकलवा देता हूँ और ड्राइवर को कह देता हूँ वो आप दोनों को हॉस्पिटल पहुँचा दे और मैं खुद ही आज ड्राइव करके चला जाऊँगा। तभी प्रकाश की छोटी बहना सोनी आती है और कहती है, भैया मैंने भी गाड़ी सीख रखा है चलाना, तो मैं किस दिन काम आऊँगी, आप जाइए ऑफिस आराम से, भाभी और माँ को लेकर हॉस्पिटल चली जाऊंगी। प्रकाश सोनी को समझाते हुए कहता है, नहीं नहीं, तूने अभी भीड़ भाड़ में गाड़ी नहीं चलाई है, अभी तेरा ड्राइव करना ठीक नहीं है और तू घर पर ही रहना, घर पर भी तो कोई ना कोई होना चाहिए। और इतना कहकर प्रकाश ऑफिस के लिए निकल जाता है। सोनी मुंह बनाते हुए कहती है, घर पर ही रुक जाती हूँ, और अपनी भाभी को गाड़ी तक ले जाने में मदद करती है। मेनका को शांति देवी लेकर हॉस्पिटल पहुंचती हैं और जल्दी जल्दी मेनका को लेबर रूम में ले जाया जाता है। इधर संजय सक्सेना के ऑफिस में सभी अलग अलग कंपनियों के क्लाइंट आकर अपनी अपनी प्रोजेक्ट के बारे में एक दूसरे क्लाइंट से डिस्कस करते हैं और इसी मीटिंग में रवि शर्मा भी आए रहते हैं। अपनी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के सिलसिले में संजय सक्सेना से बात करने के लिए। संजय सक्सेना दुबई के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, जो साल में 2 या 3 बार ही कलकत्ता आते और अपनी कंपनी के फाइल को उसी क्लाइंट को देते जिनकी प्रोजेक्ट उनको अच्छा लगता। संजय सक्सेना उसी को ही अपना बिजनेस में शामिल करते और अपनी कंपनी को परसेंट के हिसाब से बेनिफिट शेयर में 60% का लाभ देते।
इसलिए सभी बिजनेसमैन अपने प्रोजेक्ट को लेकर अच्छे से अच्छे सर्व करने में लगे रहते। रवि शर्मा की उम्र लगभग 30 वर्ष के आसपास रहती है। रवि शर्मा भी बेहद स्मार्ट लुकिंग, ड्रेसिंग, कदकाठी से लंबा चौड़ा और रवि शर्मा का एक रॉयल लुक देने वाला शौक था, जो हर रोज अपनी आंखों पर हमेशा ही अलग अलग डिजाइन वाली एक चश्मा लगाता, जो उसकी स्मार्टनेस को और भी स्मार्टनेस और ड्रेसिंग बना देता। आज भी ब्लू कलर के चश्मा पहने रवि शर्मा बेहद ही खूबसूरत दिख रहे थे। कोई भी ऑफिस की कुंवारी लड़की देखती तो वो रवि शर्मा के दीवाना ही हो जाती और बातें करने की भी कोशिश में लगी रहती। पर रवि शर्मा किसी भी लड़की से ज़्यादा बात नहीं करता, सिवाय अपनी सेक्रेटरी रोनिता खुराना और अपनी प्रेमिका मेनका को छोड़कर। अब तक रवि शर्मा कुंवारा ही रहता है। प्रकाश झा और रवि शर्मा के आपस में कभी नहीं बनती थी और दोनों में बहुत ही कट्टर दुश्मनी चलती थी। हमेशा वे दोनों इसी कोशिश में लगे रहते कि हमारी ही कंपनी का नाम आगे हो। उन दोनों की कोशिश रहती हर साल हमारी ही कंपनी का नाम आगे जाए, और होता भी, और दोनों ही टॉप पर रहते हर साल बिजनेस में। पर जब बात रहती मीटिंग की तो दोनों ही बातचीत करते, पर मनमुटाव लिए ही होती थी और आज भी दोनों का आमना सामना होने वाला था। पर आज रवि शर्मा किसी दूसरे काम की वजह से संजय सक्सेना से मिलने आए हैं, क्योंकि संजय सक्सेना को मीटिंग के बाद सीधे दुबई के लिए फ्लाइट से रवाना होना है। इसलिए रवि शर्मा को प्रकाश के ऑफिस आना पड़ा है। सभी क्लाइंट अपने अपने चेयर पर बैठकर मीटिंग में सबसे बेहतर प्रोजेक्ट का आइडिया का अवलोकन करते हैं। तभी संजय सक्सेना के साथ ही प्रकाश झा भी आते हैं और संजय सक्सेना को देखते ही सभी क्लाइंट अपनी चेयर से उठकर खड़े होते हैं और संजय सक्सेना का वेलकम करते हैं। संजय सक्सेना के ऑफिस में उनके लिए एक बहुत ही खास प्रकार की चेयर रहती है और संजय सक्सेना अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं और सभी क्लाइंट से बातें करने लगते हैं। संजय सक्सेना को सभी बिजनेसमैन अपने अपने काम के प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। फिर प्रकाश झा भी अपनी प्रोजेक्ट को समझाते हैं और सबसे अच्छी प्रोजेक्ट संजय सक्सेना को प्रकाश झा की ही लगती है और कंपनी के काम का फाइल प्रकाश को ही मिलती है। सभी बिजनेसमैन प्रकाश झा को कांग्रेचुलेशन बोलते हैं, पर रवि शर्मा चुपचाप रहता है और कुछ नहीं बोलता है। प्रकाश झा अपनी खुशी का इजहार एक बियर की बोतल को सेक करते हुए खोलता है और सभी को ड्रिंक सर्व करने के लिए ऑफिस के प्यून को कहता है। सभी ड्रिंक्स ग्लास लेकर चेयर अप करते हैं। जब ग्लास में ड्रिंक्स खत्म होने लगती है तो सभी क्लाइंट एक दूसरे को बाय बोलते हुए सभी बिजनेसमैन वहां से जाने लगते हैं और प्रकाश झा भी थोड़ी ही देर में संजय सक्सेना के ऑफिस से निकल जाता है हॉस्पिटल जाने के लिए, और रवि शर्मा वहीं रुक जाता है संजय सक्सेना से बिजनेस के सिलसिले में बात करने के लिए। प्रकाश झा हॉस्पिटल पहुंचते ही अपनी मम्मी शांति देवी को ढूंढने लगता है। तभी थोड़ी ही देर बाद अपनी मम्मी को प्रकाश लेबर रूम से बाहर निकलती हुई दिखती है। प्रकाश झा अपनी मम्मी की तरफ देखता है। प्रकाश झा की मम्मी के चेहरे पर खुशियां खिलखिलाकर हंस रही थीं और उनकी मम्मी अपने हाथों में एक छोटा सा बेबी लिए हुए रहती हैं। प्रकाश झा अपनी माँ के साथ छोटा सा बेबी को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और तेजी पांव चलते हुए अपनी मम्मी के पास पहुंचता है। प्रकाश झा की मम्मी अपने बेटे को देखते ही कहती हैं, तुम आ गए बेटा, ये देखो तुम्हारा लाडला इस दुनिया में आ गया, देखो तो कैसा दिख रहा है, बिल्कुल अपनी मम्मी मेनका की तरह दिख रहा है। प्रकाश झा के चेहरे पर भी खुशियां साफ साफ झलक रही थीं और प्रकाश झा जैसे ही अपने बच्चे को गोद में लेते हैं उनके मन में दो तरफा एहसास होने लगता है। खुश होते होते प्रकाश झा के चेहरे पर एक प्रश्न की लकीरें उभरने लगती हैं और प्रकाश के मन ही मन में कुछ और ही बातें चलने लगती हैं। वो सोचता है, ये खुशियों के माहौल में मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ, या फिर मेनका ने मुझसे झूठ बोला था। वो सोचता रहता है और थोड़ी सी मायूस भरी आवाज में अपनी मम्मी से पूछता है, मम्मी 2 महीने पहले ही डिलीवरी हो गई पर बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा 9 माह का बच्चा जन्मा हो। शांति देवी अपने बेटे को समझाते हुए कहती हैं, तू इतना क्यों सोचता है, सुबह में ही तो मैंने तुमको समझाया था ना, कोई कोई बच्चा 7 महीने पर ही जन्म ले लेता है और वो भी एकदम स्वस्थ। ये तो भगवान की लीला है बेटा जी, ये बच्चा सही सलामत है और पूरी तरह से स्वस्थ भी। शुक्रिया अदा करो भगवान का, इतना खूबसूरत बेटा दिया है तुम्हें भगवान ने। और इतना कहते कहते प्रकाश झा की गोद से बच्चे को शांति देवी अपनी गोद में ले लेती हैं और कहती हैं, अब जा काउंटर पर और बिल की चार्ज लिस्ट देखकर पे कर दे
और जल्दी से बहू और मेरे पोते को घर ले चल। हाँ हाँ कहते हुए अपनी मम्मी से प्रकाश झा मेनका के बारे में पूछता है। मम्मी मेनका तो ठीक है ना? और अभी तो डॉक्टर हॉस्पिटल से जाने के लिए तो मंजूरी नहीं देंगे, शायद शाम तक हॉस्पिटल में रुकना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है बेटा, शाम तक रुक जाएंगे। तू घर पर सोनी को फ़ोन करके बता दे कि उसका भतीजा आ गया, वरना लेट से फ़ोन जाएगा तो बड़ी हुड़दंग मचाएगी वो लड़की। जी मम्मी मैं कह दूंगा, आप फिक्र ना करें। प्रकाश जैसे ही अपनी बहन सोनी को कॉल करता है, उधर से चंचलता भरी आवाज़ में सोनी बोलती है, हाँ भैया मुझे पता है कि मेरा प्यारा सा भतीजा आ गया है और मैं घर की सजावट भी कर रही हूँ, साथ में अपने भतीजे के पालने को भी सजा रही हूँ अपने हाथों से, ताकि मेरा भतीजा को पालना बहुत ही पसंद आए। भैया आप सब कब तक आ रहे हो? मुझे मेरे भतीजे को देखने के लिए मेरा मन बड़ा ही उतावला हो रहा है। प्रकाश सोनी से कहता है, बस अब जा ही रहा हूँ डॉक्टर से बातें करने, शाम तक हम सभी आ जाएंगे। वैसे घर पर सब ठीक है ना? जी भैया सब ठीक है, आप घर की फिक्र ना करो और जल्दी से मेरे भतीजे को लेकर आओ। इतना कहकर सोनी कॉल कट कर देती है। शाम को प्रकाश अपनी पत्नी मेनका, मम्मी और अपने नन्हे से बेटे को गोद में लिए गाड़ी में बैठकर घर आता है। यहाँ घर पर सभी स्वागत की तैयारी की हुई। दरवाजे पर सोनी आती है और अपने भतीजे की नज़र उतारकर घर में ले आती है। प्रकाश भी मेनका को सहारा देते हुए उसको कमरे तक बेड पर पहुंचा देता है और मेनका को आराम करने को कहता है। घर में नन्हे से राजकुमार के आने से घर की खुशियां दोगुनी हो गई थीं और बधाई देने के लिए सगे संबंधी भी आने जाने लगे। शांति देवी अपने पोते की छठी पुजाई और नामकरण के लिए घर में बहुत ही बड़ी सी पार्टी रखती हैं। पार्टी में शहर के सभी बड़ी हस्ती बिजनेसमैन वाले को निमंत्रण भेजा जाता है पार्टी में आने के लिए। पार्टी की तैयारी बड़ी ही जोरों शोरों से चल रही थी। मेहमानों की खातिरदारी के लिए तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे थे और बिजनेसमैन के लिए स्पेशल ड्रिंक की व्यवस्था की गई थी। मेनका सभी गेस्ट के आने की सूची गेस्ट लिस्ट में देख रही थी और शहर के सभी जानी मानी बिजनेसमैन को पार्टी में बुलाया गया, सिर्फ रवि शर्मा को छोड़कर। पर मेनका रवि शर्मा का गेस्ट लिस्ट की सूची में नाम न देखकर गुस्सा हो जाती है और प्रकाश से कहती है, ये क्या देख रही हूँ सोना, तुमने ऐसा क्यों किया? सबको बुलाया बस उसी को नहीं। ओफो मेनका, तुम क्या कहना चाहती हो? क्लियर बोलो ना। प्रकाश अपनी भौं से कोड़ते हुए मेनका से कहता है, जानबूझकर अनजान ना बनो, तुम भी अच्छी तरह से जानते हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। मेनका गुस्से से प्रकाश को बोलती है। प्रकाश भी मेनका पर गुस्सा करता हुआ बोलता है, और तुम भी जानती हो कि रवि शर्मा मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो मैं क्यों बुलाऊं उसे? उसे देखते ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है। उसका चेहरा मुझे देखना बिल्कुल ही पसंद नहीं है, मैं उसे कभी नहीं बुला सकता हूँ। मेनका प्रकाश पर चिल्लाती हुई बोलती है, और तुम भी जानते हो कि रवि शर्मा मेरा सबसे करीबी दोस्त है और वो मेरी बेटी की पार्टी में जरूर आएगा, और तुम उसे कॉल करके पार्टी का निमंत्रण दोगे? प्रकाश अपना मोबाइल बेड पर फेंकते हुए कहता है, ये तुम्हारी गलतफहमी है, मैं उसे कॉल नहीं करूंगा। वैसे तुम्हें जिसे बुलाना है बुला सकती हो, पर मुझे जिसको मन होगा उसे ही बुलाऊंगा। इतना कहते हुए प्रकाश अपने कमरे से बाहर आ जाता है। मेनका उसी वक्त अपने मोबाइल फोन से रवि शर्मा को कॉल करती है, पर कॉल वेटिंग पर आता है। मेनका दोबारा कॉल करती है, लेकिन फिर रवि शर्मा का फोन बिजी बताता है। तभी मेनका कॉल कट करके रवि शर्मा के बारे में सोचने लगती है। तभी अचानक मेनका के मोबाइल पर रवि शर्मा का कॉल आने लगता है। मेनका मोबाइल पर रवि शर्मा का नाम सिर्फ रवि के नाम से सेव की रहती है और कॉल रवि के नाम से मेनका के मोबाइल पर स्क्रीन पर शो हो रहा था। मेनका जल्दी से कॉल रिसीव करती है और चहकती हुई आवाज़ में बोलती है, हेलो रवि, कैसे हो? कब से तुम्हारे पास कॉल कर रही थी, पर वेटिंग आ रहा था। हाँ, मैं किसी ज़रूरी काम से क्लाइंट से बात कर रहा था। वैसे मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और आज अचानक से इतने दिनों के बाद याद किया, सब ठीक तो है ना? रवि मेनका से पूछता है। हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। रवि, तुम्हें मेरे बेटे के नामकरण की पार्टी पर आना होगा। मेनका रवि को एक ही सांस में बोल देती है। रवि कहता है, पर मैं कैसे आ सकता हूँ? तुम तो जानती हो ना तुम्हारे हस्बैंड से मुझे कितनी नफरत है, फिर तो आना पॉसिबल नहीं है। तुम और कहीं भी कहो अकेले में आने को, मैं आ जाऊंगा, पर उसके घर और उसके बेटे के नामकरण की पार्टी में आना मुश्किल होगा मीनू। रवि मेनका को प्यार से मीनू कहता था।
प्लीज मीनू, तुम मुझे समझने की कोशिश करो, मैं नहीं आ सकता। देखो रवि, मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हारी दुश्मनी प्रकाश से है, ना कि मुझसे। और कैसे नहीं आओगे रवि? मीनू का बस एक ही दोस्त है, वो तुम हो रवि। तुम मुझे जान से भी ज्यादा प्यारे हो। मैं कुछ नहीं जानती, बस तुम्हें पार्टी में आना है तो आना है। अब मैं फोन रखती हूँ। इतना कहते ही मेनका कॉल कट कर देती है। मेनका के फोन रखते ही रवि 2 साल पहले की यादों में उन पहलुओं को याद करने लगता है जब रवि शर्मा मेनका से पहली बार मिला था, और रवि शर्मा की आंखों से आंसू की बूंदें झलकती हुई उसके गालों पर आ टपकती हैं। और अपने यादों के गम से उभरने के लिए रवि एक बियर की बोतल खोलकर एक बड़ा सा पैक बनाता है और एक ही सांस में गटक जाता है। पर इतने पीने से उसकी यादें और भी ताजा होने लगती हैं। रवि मेनका के साथ बिताए हुए पल को याद करने लगता है और अपने कमरे के कबर्ड में से एक एल्बम निकालकर अपने हाथों में रखता है, और उस एल्बम में बस मेनका की ही तस्वीर सजी रहती है। और रवि मेनका की तस्वीरों को देखने लगता है। मेनका की तस्वीर को देखते वक्त रवि कभी उसकी तस्वीर को देखता है तो कभी तस्वीर को सीने से लगा लेता है और मेनका के साथ बिताए लम्हों को महसूस करने लगता है। रवि की पहली मुलाकात मेनका के साथ और उसी दिन उसका मैनेजर की पोस्ट पर जॉब लगना रवि अपनी जिंदगी का अब तक के सबसे अच्छा दिन मानता है। रवि की मेनका के साथ की यादें। मेनका कॉलेज जाने के लिए बस में बैठकर सफर कर रही थी और उसी बस में रवि शर्मा भी अपने जॉब के लिए एक ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था। उस वक्त रवि शर्मा के पास जॉब नहीं थी, लेकिन इसमें काबिलियत कूट कूट कर भरी थी और आज भी रवि की मेहनत का रंग भी दिखता है। तभी तो बिजनेस में रवि अपनी काबिलियत और हुनर के बदौलत पर टॉप लेवल पर रहता है। मेनका अपने दोस्तों के साथ बस में बैठी हुई बातें कर रही थी और रवि मेनका के 1-2 सीट से आगे सामने की तरफ खड़ा था। तभी एक बस स्टॉपेज आती है और बस स्टॉप पर रुकती है और एक प्रेग्नेंट महिला उस बस में चढ़ती है, पर सीट खाली ना होने की वजह से प्रेग्नेंट महिला खड़ी होकर ही सफर करने लगती है। उस खड़ी प्रेग्नेंट महिला को देखकर मेनका को अच्छा नहीं लगता है और मेनका खड़ी होकर उसे अपनी सीट पर बैठा देती है। प्रेग्नेंट महिला मेनका को धन्यवाद करते हुए सीट पर बैठ जाती है। मेनका का सुंदर सजीला गोरा गोरा बदन देखकर बस की पिछली सीट पर कुछ मनचले बैठे थे। वो सभी मेनका के पास आकर मेनका की बॉडी को छूने की कोशिश करता है। उन मनचलों की गंदी हरकतों को देखकर रवि को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और रवि मेनका को आगे करके खुद बीच में खड़ा हो जाता है और मेनका को उन मनचले लड़कों से दूर कर देता है। मेनका ये सब देखकर रवि का व्यवहार उसे बहुत ही अच्छा लगता है और रवि को मेनका शुक्रिया कहते हुए पूछती है कि आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हो? हाँ, मैं जॉब के लिए ही जा रहा हूँ, पर आप? मैं कॉलेज के लिए जा रही हूँ। और इतना कहते ही मेनका अपने पर्स से एक ऑफिस का एड्रेस कार्ड निकालकर रवि को देती है और कहती है, आप इस एड्रेस पर जाएं, उनको एक मैनेजर की ज़रूरत है। रवि ये सुनते ही बहुत खुश हो जाता है और मेनका का शुक्रिया अदा करता है। मेनका कहने लगती है, इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या बात है, आपको जॉब की ज़रूरत है और कंपनी वालों को मैनेजर की। इतना कहते ही दोनों एक दूसरे का नाम पूछते हैं। मैं मेनका, मैं रवि शर्मा। और थोड़ी ही देर बाद मेनका के कॉलेज का स्टॉपेज आता है और मेनका अपने दोस्तों के साथ बस से उतरते हुए चली जाती है। रवि शर्मा भी मेनका के दिए हुए एड्रेस पर पहुंचता है। नीचे की फ्लोर के प्यून से पूछता है, महेश भाटिया सर का केबिन किस फ्लोर पर है? तभी प्यून हंसता हुआ कहता है, अच्छा अच्छा, आप रवि शर्मा जी हो। अरे आपका ही भाटिया सर इंतजार कर रहे हैं। वहाँ देखिए सामने लिफ्ट है, लिफ्ट से जाइए 4थे मंजिल पर, कुछ दूर पर ही दाहिने तरफ ही भाटिया सर का केबिन है। मन ही मन रवि सोचने लगता है, इस प्यून को मेरा नाम कैसे पता? और बिना देरी किए हुए रवि प्यून को काका कहते हुए पूछता है, अच्छा काका, आपको मेरा नाम कैसे पता? प्यून मुस्कुराते हुए, अरे बेटा अभी जाओ जल्दी, सर के केबिन में भाटिया सर आपका इंतजार कर रहे हैं। बातें तो बाद में भी मुझसे कर लेना, मैं कहीं थोड़े ना भागा जा रहा हूँ। रवि बिना एक पल की देरी किए लिफ्ट से सीधे 4थे माले पर पहुँचता है और सीधे भाटिया सर के केबिन के गेट के बाहर खड़ा होकर नॉक करता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यस प्लीज कम इन। रवि केबिन में पहुंचते ही भाटिया सर को अपना इंट्रोड्यूस कराता है और अपनी फाइल में रखी डिग्री भाटिया सर को दिखाता है। भाटिया सर रवि की डिग्री को देखते ही बोल पड़ते हैं, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत अच्छे।
अच्छा किया तुमने मेरे ऑफिस में आकर। भाटिया सर अपना हाथ रवि की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें अपने मैनेजर के पद के लिए नियुक्त करता हूँ। रवि तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर भाटिया सर के हाथों से हाथ मिलाता हुआ धन्यवाद कहता है। भाटिया सर रवि से वेलकम करते हुए बोलते हैं, ठीक है तो तुम अभी से ही काम पर लग जाओ, एक जरूरी मीटिंग्स है आज ही दोपहर 1 बजे से, तो तुम उसे हैंडल कर लो। रवि जी सर कहता हुआ मीटिंग की फाइल लेकर अपने केबिन का पता पूछते हुए भाटिया सर के केबिन से बाहर आ जाता है और अपने केबिन में जाकर फाइल को देखने लगता है। भाटिया सर चुपके से रवि के केबिन की तरफ देखते हुए मन ही मन सोचते हैं, बहुत ही अच्छा मैनेजर मिल गया है, आते ही काम को अच्छी तरह से कर रहा है। दोपहर 1 बजे की मीटिंग को समाप्त कर सभी फाइल को लेकर रवि भाटिया सर के केबिन में जाता है और मीटिंग अच्छे से सफल होने की न्यूज भी देता है। थोड़ी ही देर में भाटिया सर के केबिन में एक लड़की आती है। रवि उसे देखकर कहता है, तुम? हाँ मैं, ये ऑफिस मेरे पापा का है तो मुझे पूरा हक है यहाँ आने का। अच्छा, इसलिए ही मुझे मेरे आने से पहले ही सभी को मेरे बारे में खबर हो गया था, पर आप बस में क्यों? आप इतने धनी बाप की बेटी होते हुए भी मामूली सी बस में सफर करना, ये मुझे समझ में नहीं आया। भाटिया सर हंसते हुए बोलते हैं, अरे रवि मत पूछो इसके जिद्दीपन को, मैंने तो कई बार कहा है अपनी कार से जाओ, पर ये तो सुनती ही नहीं, बस अपनी ही मनमर्जी करती है। बोलती है मैं तो अपने दोस्तों के साथ ही जाऊंगी और दोस्तों के पास कार न होने की वजह से उनको बुरा न लगे, इसलिए मैं भी उनके साथ ही बस पर चली जाती हूँ। रवि अपना सर हिलाता हुआ कहता है, जी सर, अब मुझे मेनका जी की सारी बातें समझ में आ गईं। हो रवि, तुमने बिल्कुल सही कहा। भाटिया सर रवि से बोलते हैं और अपनी बेटी को बोलते हैं, अच्छा मेनका, मुझे काम से आज ही फ्लाइट से मुंबई जाना है तो तुम अपना ख्याल रखना और मैं 2 दिन बाद ही आ पाऊंगा। और रवि, तुम मेरे ऑफिस का ख्याल रखना। रवि मुस्कुराते हुए कहता है, जी सर आप जाएं, मैं ऑफिस का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखूंगा। और कुछ ही देर में भाटिया सर ऑफिस से चले जाते हैं। भाटिया सर के जाने के बाद रवि मेनका को धन्यवाद कहता है, मुझे इतना अच्छा पोस्ट मैनेजर का जॉब दिलाया। मेनका रवि के करीब आकर कहती है, तुम इसके ही लायक थे, इसलिए जॉब मिला। अच्छा और बताओ तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? मेनका रवि से पूछती है। रवि थोड़ा उदास होकर कहता है, मैं और मेरी तन्हाई है। मेनका थोड़ी सी घबराती हुई, क्या मतलब तुम्हारा? हाँ मैं अकेला ही रहता हूँ, मेरे मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं हैं। रवि अपना नज़र झुकाते हुए मेनका से कहता है, ओफो सॉरी, मुझे नहीं पता था, आई एम रियली सॉरी रवि। इट्स ओके मेनका, डोंट वरी, अब मुझे इन सब बातों की आदत सी हो गई है। अच्छा ठीक है रवि, इन सब बातों को छोड़ो, तो अब हम घर चलें? मेनका रवि से कहती है। रात के 8 भी बजने वाले हैं। रवि मेनका को जवाब देते हुए, हाँ पर आप अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी से चले जाओ, मैं बस से चला जाऊंगा। नहीं नहीं रवि, आज पापा भी घर पर नहीं होंगे तो मुझे खाना खाने की अकेले आदत नहीं है। अगर तुम घर तक मुझे छोड़ देते तो हम दोनों साथ में खाना भी खा लेते और उसके बाद तुम अपने घर चले जाते। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, बस तुम्हारी कंपनी चाहती थी। क्यों मेनका, ऐसा क्यों बोल रही हो? घर पर तो तुम्हारी माँ होंगी ना, तो आज उनके साथ खाना खा लेना। रवि के मुंह से माँ शब्द सुनते ही मेनका की आंखों में आंसू आकर उसके गालों से टपकते हुए नीचे जमीन पर गिर पड़ते हैं और उदास होकर कहने लगती है, कोई बात नहीं रवि, मैं चली जाऊंगी अकेले ही और अकेले ही खाना भी खा लूंगी। क्या हुआ पर इस तरह से तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों मेनका? कुछ नहीं रवि, बस माँ की याद आ गई। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। रवि, जब मैं 8 साल की थी तभी मेरी माँ मुझे छोड़कर भगवान के पास चली गई। तब से मैं माँ के प्यार के लिए तरसती रहती हूँ। सॉरी मेनका, सॉरी, मुझे इस तरह से तुम्हें रुलाने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था। चलो मैं तुम्हारे साथ घर चलता हूँ और साथ में खाना भी खाएंगे। रवि की बातें सुनते ही मेनका के होठों पर हंसी खिलखिलाकर हंस पड़ती है और मेनका कहती है, हाँ हाँ रवि चलो, वैसे भी मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, मानो मेरे पेट में चूहे कूद रहे हों। रवि और मेनका दोनों ही लिफ्ट से नीचे आ जाते हैं और गाड़ी में बैठकर रवि और मेनका घर आने लगते हैं। तभी रास्ते में मेनका को आइसक्रीम पार्लर दिखती है और मेनका रवि से गाड़ी रोकने को कहती है। रवि गाड़ी रोकता हुआ मेनका से पूछता है, अब क्या हुआ, यहाँ बीच रास्ते में गाड़ी क्यों रुकवाई? रवि, वो देखो, क्या दिखा बताओ? हाँ ये आइसक्रीम पार्लर है। हाँ तो
तो सिंपल सी बात है, अभी भी नहीं समझे? रवि, आज तुम्हारी मैनेजर की जॉब लगी है, कम से कम आइसक्रीम से ही तो मेरा मुंह मीठा करा दो। अच्छा, सॉरी मेनका, मैं अभी लाता हूँ आइसक्रीम तुम्हारे लिए। वैसे कौन सा फ्लेवर का आइसक्रीम तुम्हें पसंद है? रवि मेनका से पूछता है। मुझे तो चॉकलेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम बहुत ही पसंद है, मेनका रवि से कहती है। रवि आइसक्रीम पार्लर में जाता है और 2 चॉकलेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम रेडी करने को कहता है। तब तक गाड़ी से बाहर मेनका भी निकल जाती है और रवि के पास जाकर उसके हाथों से आइसक्रीम लेकर खाने लगती है। मेनका को बच्चों की तरह आइसक्रीम खाते देख रवि मुस्कुराने लगता है और मन ही मन सोचता है, कितनी सच्ची और दिल की अच्छी है मेनका। भगवान मेनका को बुरी नज़रों से बचाए। तभी मेनका की नज़र रवि के मुस्कुराते हुए चेहरे पर पड़ती है और मेनका पूछने लगती है, मेरी तरफ देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? रवि मेनका से कहता है, कुछ नहीं, तुम आइसक्रीम खाओ। मेनका रवि से कहती है, हाँ मैं तो खा ही रही हूँ, तुम भी खाओ। और मेनका के कहने पर रवि भी आइसक्रीम खाने लगता है। दोनों आइसक्रीम खा ही रहे थे, तभी अचानक से आसमान में बिजली चमकने लगती है और जोरों की बारिश होने लगती है। रवि जल्दी से भागता हुआ मेनका को बोलता है, मेनका जल्दी भागो और गाड़ी में आकर बैठो, वरना भीग जाओगी। पर मेनका रवि की बातें नहीं मानती है और बारिश में भीगने लगती है और भीगते भीगते बच्चों की तरह नाचने भी लगती है। रवि मेनका को गाड़ी के शीशे से देखता है और फिर से आवाज लगाता है, मेनका वापस आओ, वरना बीमार पड़ जाओगी। पर मेनका गाड़ी के पास आकर रवि को कहती है, खिड़की का शीशा नीचे करो, मुझे कुछ कहना है। रवि जैसे ही शीशा नीचे करता है, मेनका बारिश के पानी से रवि को भिगोने लगती है। मेनका को ऐसा करते देख रवि भी गाड़ी से बाहर निकलकर मेनका के ऊपर बारिश का पानी फेंकने लगता है। फिर दोनों ही बच्चों की तरह बारिश में भीगने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रवि मेनका के हाथ पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी के पास लाता है और गाड़ी में बिठा देता है और खुद भी गाड़ी में बैठकर ड्राइव करने लगता है। दोनों जल्दी ही मेनका के घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही मेनका की काकी माँ जो मेनका को बचपन से देखभाल करती हैं, कहती हैं, हाय मेरी बच्ची, इतना कैसे भीग गई और ये कौन है तुम्हारे साथ? काकी माँ मेनका से पूछती हैं। मेनका काकी माँ को जवाब देते हुए कहती है, काकी माँ, ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं और पापा के ऑफिस के नए मैनेजर भी। अच्छा काकी माँ, अब सवाल बाद में भी कर लेना, पहले आप खाना गर्म करके मेरे ही रूम में ला दो, मुझे जोरों की भूख लग रही है। तब तक हम दोनों खुद को तौलिए से सुखा लेते हैं। काकी माँ कहती हैं, ठीक है, और रूम में हीटर भी ऑन कर लेना, वरना सर्दी लग जाएगी तुझे। मेनका रवि को अपने रूम में लेकर जाती है और एक तौलिया और अपने पापा का नाइट सूट देती है और कहती है, खुद को सुखाकर ये नाइट सूट पहन लेना, तब तक मैं भी खुद को सुखा कर आती हूँ। मेनका जैसे ही आगे बढ़ती है बाथरूम में जाने के लिए, मेनका के पैर के नीचे जमीन पर गिरे पानी की वजह से फिसलकर गिरने लगती है। मेनका को गिरते हुए देखकर रवि जल्दी से मेनका को अपनी बाहों में भर लेता है। फिर मेनका की नज़र रवि पर और रवि की नज़र मेनका पर, रवि की नज़रें मेनका के चेहरे पर और मेनका की नज़र रवि की आंखों पर। दोनों ही कुछ देर के लिए एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था बस वे दोनों इसी पल में ही ठहराव चाहते हों। पर अगले ही पल मेनका रवि की बाहों से खुद को दूर करते हुए कहती है, इस पानी को मुझे ही गिराना था, तुम्हें भी तो गिरा सकता था ना। रवि मेनका की बातें सुनकर हंसता हुआ बोलता है, हाँ, अगर तुम नहीं गिरती तो इतना अच्छा पल मैं मिस कर देता, तुम्हें अपनी बाहों में भरने का। हाय वो एहसास और मेरा ये दिल का धड़कन, देखो कैसे धक धक कर रहा है। मेनका रवि की बातें सुनकर शर्मा जाती है और शर्माती हुई अपने हाथों में तौलिया लेकर बाथरूम की तरफ चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद काकी माँ रवि और मेनका के लिए गर्मा गर्म खाना मेनका के रूम में ही ले आती हैं। काकी माँ के हाथों में खाने की थाली और ट्रे देखते हुए रवि झट से बेड पर से उठ जाता है और काकी माँ के हाथों से खाने की प्लेट लेते हुए कहता है, काकी माँ आप मुझे बुला लेती, मैं चला था आपकी मदद करने के लिए। एक ही साथ आपने इतनी सारी प्लेट लाने की क्या जरूरत थी? अगर आपके हाथों से छूट जाती तो। काकी माँ रवि की बातें सुनकर मुस्कुराकर रवि से कहने लगती हैं, अरे बेटा मुझे आदत है, मैं ये सब काम आसानी से कर लेती हूँ। अच्छा बेटा, मेनका बाथरूम में गई है, बड़ी नटखट है बेटा।
मेनका बहुत ही शरारतें करती रहती है। कभी मीठा नहीं खाऊंगी तो कभी नमकीन नहीं खाऊंगी। सारा दिन घर को सर पर लिए घूमते रहती है। कभी यहाँ गिरती है तो कभी वहाँ गिरती है। तभी बाथरूम का गेट खट से खुलता है और मेनका कमरे में आते ही चहकते हुए बोलती है, अच्छा अच्छा कर लो मेरी शिकायत काकी माँ, कर लो और मेरी सारी बुराइयां बता दो ताकि रवि जी भी मुझे चिढ़ा सकें। रवि काकी माँ का साइड लेता हुआ बोलने लगता है, नहीं नहीं मेनका, वो तो काकी माँ तुम्हारी तारीफ कर रही थी। अरे क्या गाना गाती हो, सबके साथ बहुत ही अच्छे से बातें करती हो। अच्छा अच्छा, काकी माँ क्या कम थी जो तुम भी ये बोल रहे हो। मेनका काकी माँ की तरफ देखकर बोलती है। काकी माँ मेनका को अपनी तरफ देखते हुए देखती हैं तो ठहाके लगाकर हंसने लगती हैं। काकी माँ को हंसते हुए देखकर रवि और मेनका भी जोर जोर से हंसने लगते हैं और कमरे में हंसी की प्यारी सी गूंज गूंजने लगती है। हा 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 हा। तभी काकी माँ अपनी हंसी रोककर मेनका से कहती हैं, क्यों तुझे अब भूख नहीं लगी? पहले खाना खा ले वरना खाना ठंडा हो जाएगा और तेरे नखरे भी शुरू होने लगेंगे कि खाना ठंडा हो गया तो नहीं खाना मुझे। इस खूबसूरत खुशियों वाले पल को एहसास कर मेनका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है, हाँ काकी माँ खा लेती हूँ, लेकिन उससे पहले इस पल में हंसकर खुद को बहुत ही बड़ी वाली खुशियाँ दे दूँ। आज ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों बाद आज मैंने इतना खुलकर हंसा है और मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है काकी माँ। काकी माँ मेनका को अपने सीने से लगाकर कहती हैं, हाँ मेनका बेटी बिल्कुल सही कह रही है। आज ऐसा लग रहा है खुशियाँ खुद चलकर हमारे घर आई हैं और ये सब शायद रवि के कदम हमारे घर पर आने से मिली हैं। रवि काकी माँ को बातों में उलझा देता है, क्या काकी माँ अब आप भी मेनका की तरह ही बन रहे हो? मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है, आप जल्दी प्लेट सजा दो जल्दी। मेनका चहकती हुई, हाँ रवि मुझे भी भूख लगी है जोरों से, तो आओ ना टेबल के पास खाना खाते हैं। काकी माँ दोनों से कहती हैं, अच्छा बेटा तुम दोनों खाना खाओ, खाने में कुछ कमी हो तो मुझे आवाज़ लगा देना, मैं ला दूंगी। रवि और मेनका दोनों ही टेबल के पास आकर खाना खाने लगते हैं। मेनका चुपचाप खाना खाती रहती है और खाते खाते मेनका की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। रवि मेनका को रोते हुए देखकर अपने हाथों की उंगलियों से मेनका के आंसू पोंछते हुए कहता है, मुझे पता है मेनका ये तुम्हारे आंसू खुशी के हैं। और रवि की बातें सुनते ही मेनका मुस्कुरा देती है। दोनों इतने भूखे रहते हैं। प्लेट का सभी खाना खाकर पूरा का पूरा प्लेट चट कर जाते हैं। रवि टेबल पर से उठता हुआ बेसिन के पास जाकर हाथ धोते हुए मेनका से कहता है, आज मैंने कई दिनों के बाद इतना अच्छा खाना खाया। थैंक्स मेनका, इतना अच्छा घर का बना खाना खिलाने के लिए। वैसे अब मुझे चलना चाहिए। रवि की बातें सुनते ही मेनका के चेहरे पर मायूसी छा जाती है और रवि से कहती है, अच्छा ठीक है जाओ, पर घर पहुंचते ही कॉल कर देना। मेनका के मायूस चेहरे को देखकर रवि कहता है, क्यों तुम्हारा यार हूँ या फिर कुछ और जो कॉल करूँ? मेनका हंसती हुई, नहीं पर अच्छे दोस्त हो, मुझे तुम्हारी फिक्र है इसलिए बोला। अच्छा बाबा कर दूंगा। हाँ ये हुई ना बात, ऐसे ही हमेशा हंसते रहो। रवि मेनका को अपने सीने से लगाकर बाय बोलता हुआ चला जाता है। अगले दिन ऑफिस में रवि आता है और ऑफिस का सभी काम और मीटिंग की डेट चेक करते हुए ऑफिस के काम में बिजी हो जाता है। दोपहर के 2 बज जाते हैं। तभी मेनका अपने कॉलेज से सीधा ऑफिस ही आती है और रवि को काम में बिजी देख मन ही मन सोचती है, ये बिजी लड़का ना लंच भी ना किया होगा काम के चक्कर में। और मेनका तुरंत होटल में फ़ोन करके खाने का ऑर्डर करके खाना मंगवा लेती है। फिर अपने पापा के केबिन में जाकर रवि को कॉल करके किसी बहाने से बुला लेती है और रवि मेनका के पापा के केबिन में आ जाता है और मेनका को देखते हुए बोलता है, तुम कब आई मेनका? बस अभी भी आई, बैठो पहले लंच करो। अरे वाह मेनका, तुम्हें कैसे पता मुझे भूख लगी? वैसे क्या ऑर्डर किया है? आलू पराठा और पनीर की सब्जी। मेनका रवि से कहती है, तुम्हें पसंद है ना? हाँ मेनका, मुझे आलू के पराठे और पनीर की सब्जी बहुत पसंद है। वाह मेनका, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। रवि मेनका के हाथों से प्लेट लेकर पराठा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है और पनीर की सब्जी के साथ खाने लगता है और मेनका भी अपनी पराठे की प्लेट लेकर खाने लगती है। तभी रवि के मोबाइल पर भाटिया सर का कॉल आता है। रवि भाटिया सर के कॉल को देखते ही रिसीव कर लेता है और ऑफिस की हाल खबर भाटिया सर को बताने लगता है।
थोड़ी देर बाद भाटिया सर कॉल रख देते हैं। रवि अपना लंच फिनिश करके केबिन से बाहर निकलने लगता है। तभी मेनका रवि से रुकने को कहती है, पर रवि मेनका से बोलता है, नहीं मेनका, मुझे बहुत सारे बाकी काम करने हैं, मैं अभी नहीं रुक सकता। और रवि इतना कहते ही केबिन से बाहर निकल जाता है और अपने केबिन में जाकर ऑफिस का काम करने लगता है। मेनका एक कागज़ की छोटी सी पर्ची पर कुछ लिखकर भाटिया सर के केबिन में टेबल पर रखकर केबिन से निकलकर सीधे लिफ्ट से नीचे आती है और गाड़ी में बैठकर घर चली जाती है। रवि को ऑफिस में काम करते करते रात के 8 बज जाते हैं। तभी पियून आता है और रवि को टोकता है, रवि सर, रात के 8 बज चुके हैं, तो अब ऑफिस बंद करने का वक्त हो चुका है। रवि अपने हाथ की घड़ी में वक्त देखता है। अरे हाँ, सच में काम करते करते कब वक्त निकला पता ही नहीं चला। अच्छा, मेनका चली गई क्या? रवि पियून से पूछता है। हाँ रवि सर, मेनका तो कब की चली गई। रवि पियून से पूछता है, कुछ कहा भी मेनका ने आपसे? मेरे लिए कोई संदेश दिया क्या? नहीं सर, कुछ बोलकर नहीं गई, पर मेनका बेबी परेशान लग रही थी। अच्छा ठीक है, आप मेरे केबिन को लॉक कर दो और मैं ये सब फाइल भाटिया सर के केबिन में रख कर चला जाऊंगा। उसके बाद आप भाटिया सर का केबिन भी लॉक कर देना। और रवि भाटिया सर के केबिन में फाइल रखने चला जाता है। जैसे ही केबिन के अंदर आता है, टेबल पर एक कागज की पर्ची देखता है। रवि फाइल को रैंक में जल्दी से रखकर टेबल से वो पर्ची उठाकर देखने लगता है क्या लिखा है, और रवि पढ़ने लगता है। रवि, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं घर जा रही हूँ, तुम अपना काम खत्म करके घर चले जाना और अपना ख्याल रखना। रवि जल्दी जल्दी लिफ्ट से नीचे आता है और ऑटो लेते हुए सीधे मेनका के घर पहुँच जाता है और मेनका को आवाज़ लगाने लगता है, मेनका मेनका कहाँ हो? तभी काकी माँ रवि से कहती हैं, रवि ज़्यादा आवाज़ नहीं लगाओ। पर क्यों काकी माँ, मेनका कहाँ है? वो ठीक तो है ना? हाँ बेटा ठीक है, पर अपने कमरे में सो रही है और बोली कि मुझे नींद आ रही है तो मुझे उठाना मत। रवि काकी माँ से पूछता है, काकी माँ, क्या मैं मेनका को उस कमरे में जाकर देख सकता हूँ? बस देख कर आ जाऊँगा और फिर अपने घर चला जाऊँगा। रवि की आंखों में मेनका के लिए फिक्र देखकर काकी माँ कहती हैं, हाँ बेटा जाकर देख लो। रवि बिना एक पल की देरी किए हुए दौड़ता हुआ मेनका के कमरे में चला जाता है और कमरे में पहुंचते ही देखता है मेनका सो रही है, पर मेनका की बॉडी पर से चादर हटी हुई थी। रवि चादर ठीक करने के लिए मेनका के पास जाता है, फिर मेनका को चादर उड़ा देता है और चादर रखते वक्त मेनका के हाथ रवि के हाथ से टच हो जाते हैं। मेनका के हाथ टच होते ही रवि कहता है, अरे इसको तो बहुत ही तेज बुखार है। रवि काकी माँ को आवाज़ लगाने लगता है, काकी माँ जल्दी आओ। काकी माँ सीढ़ियों पर चढ़ती हुई जल्दी जल्दी आती हैं और हाँफते हुए बोलती हैं, क्या हुआ रवि बेटा, ऐसे जल्दी में क्यों बुलाया? सब ठीक तो है? रवि मेनका के पास बैठा हुआ काकी माँ से बोलता है, कुछ ठीक नहीं है, मेनका को बहुत तेज बुखार है, आप मुझे ठंडा पानी और पट्टी लाकर दे दें ताकि मेनका के माथे पर पानी की पट्टी देने से इसका बुखार उतर जाए। अच्छा बेटा, अभी लाई। और काकी माँ जल्दी से पानी और पट्टी लाकर रवि को दे देती हैं। रवि मेनका के ललाट पर बार बार ठंडी पट्टी देकर बुखार उतारने की कोशिश करता है, पर बुखार उतरता ही नहीं। अब रवि को चिंता होने लगती है कि बुखार क्यों नहीं उतर रहा। रवि फिर से बार बार पानी की पट्टी मेनका के ललाट पर रखने लगता है। रात के पूरे 1 बज जाते हैं, तब जाकर मेनका का बुखार उतरता है, पर मेनका पूरी गहरी नींद में रहती है और मेनका को कुछ होश खबर नहीं रहता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेनका के बुखार उतरते ही रवि खुद के साथ रिलैक्स महसूस करता है। तभी कमरे में काकी माँ अपने हाथ में एक गिलास दूध से भरा हुआ लेकर आती हैं और रवि से कहती हैं, बेटा रात बहुत ज़्यादा हो गई है, ये दूध पीकर तुम भी आराम कर लो। रवि काकी माँ के हाथ से गिलास का दूध लेकर पीने लगता है और कहता है, नहीं काकी माँ, मैं यहीं सोफे पर आराम कर लूँगा, आप अपने कमरे में जाकर आराम करें। रवि के कहने पर काकी माँ अपने कमरे में चली जाती हैं। रवि मेनका के ही कमरे में सोफे पर आराम करने लगता है और आराम करते करते रवि की आंखें कब लग जाती हैं उसे पता भी नहीं चलता है और रवि उसी सोफे पर सोने लगता है। सुबह होते ही मेनका की नींद से आंखें खुलती हैं और सोफे पर रवि को सोता देखकर फिर अपने कमरे में पानी और पट्टी देखकर सभी बातें समझ जाती है कि रात क्या हुआ था और रवि के पास आकर रवि के सीने से लग जाती है और खुद से ही कहने लगती है, ओह रवि, तुम कितने अच्छे हो,
तुमने सारी रात जागकर मेरी सेवा करते रहे और मैं उस पल के एहसास को अपनी आंखों से देख ना पाई, महसूस ना कर पाई। कैसा ये दो तरफा एहसास है, जो एक तरफ मुझे बेशुमार प्यार का एहसास दिला रहा है और एक तरफ तुम्हारी मासूमियत चेहरे के एहसास मेरे दिल को बेचैन कर रहा है और मुझसे कह रहा है, अब इस मेरे दिल को बस तुम्हारी ही ज़रूरत है। मेरी धड़कती धड़कनों को बस अब आपकी ही सीने की एहसास चाहिए। तभी रवि की आंखों से नींद खुल जाती है और मेनका को अपने करीब पाकर कहने लगता है। रवि की आंखें खुलते ही खुद के सामने मेनका को अपने करीब पाकर रवि मेनका से फिक्र भरी आवाज़ में पूछने लगता है, मेनका तुम ठीक हो ना? इतना कहते ही रवि मेनका के हाथ और ललाट को स्पष्ट देखने लगता है कि कहीं बुखार तो नहीं अभी भी, और देखते ही देखते एक गहरी लंबी सांस लेते हुए खुद से कहता है, नहीं अभी तो बुखार नहीं है, अब मेनका बिल्कुल ठीक है। मेनका रवि से बड़े ही प्यार भरी आवाज़ में बोलते हुए कहती है, रवि तुम सारी रात जागते रहे मेरे लिए, ऐसा क्यों रवि? रवि बहाने बनाते हुए कहने लगता है, नहीं नहीं, मैं भला क्यों सारी रात जागूं, बस तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए यहीं तुम्हारे पास रुक गया, और घर पर भाटिया सर भी तो नहीं है, तो कोई तो होना चाहिए ना तुम्हारी देखभाल के लिए। मेनका रवि के करीब आकर कहती है, रवि अब तुम्हें मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम सारी रात मेरे लिए जागते रहे और कोई ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वे। रवि चिल्लाता हुआ कहता है, अरे तेरी के पूरे 9 बज चुके हैं, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, अब मैं चलता हूँ मेनका, तुम अपना ख्याल रखना। मेनका रवि को रोकते हुए, नहीं अभी नहीं रवि, अभी रुक जाओ, नाश्ता करके जाना। रवि मेनका के कमरे से बाहर निकलता हुआ बोलता है, मैं बाद में कुछ खा लूँगा, अभी मुझे घर जाना है और फ्रेश भी होना है, फिर उसके बाद ऑफिस, तो ऑफिस में ही कुछ खा लूँगा, एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग है, अभी के अभी जाना होगा। मेनका, नहीं तो ऑफिस के लिए लेट हो जाऊँगा। रवि की तरफ मेनका देखते हुए रवि को रोकती है, रुको रवि, तुम कुछ भूल रहे हो। रवि मेनका की तरफ आगे बढ़ते हुए मेनका के ललाट पर एक प्यारा सा किस कर लेता है और कहता है, मेनका तुम अपना ख्याल रखना, मैं शाम को मिलने आऊँगा तुमसे, और हाँ भाटिया सर यहाँ पर कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं, तो तुम भाटिया सर को याद से बोलना कि ऑफिस में ज़रूरी काम है और 2 बजे तक पापा को ऑफिस भेज देना। मेनका रवि को कहती है, अच्छा रवि ठीक है, मैं पापा को याद से ऑफिस जाने के लिए कह दूंगी, तुम भी अपना ख्याल रखना रवि। रवि मेनका के घर से निकल जाता है, अपने घर पर जाकर जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाता है और फिर उसके बाद ऑटो से ऑफिस पहुंच जाता है और भाटिया सर के केबिन में जाकर कुछ ज़रूरी फाइल को लेकर अपने केबिन में जाकर काम करने लगता है। सभी ज़रूरी फाइल को चेक करके मीटिंग के लिए एक तरफ रख देता है। तभी भाटिया सर का कॉल आता है, हेलो रवि। जी सर बोलिए, आप घर पर आ गए? हाँ अभी ही मैं घर पर आया हूँ। और सुनो रवि, 2-3 कंपनी के क्लाइंट अभी कुछ ही देर में ऑफिस मीटिंग के लिए पहुँचता होगा और उसमें से एक प्रकाश झा के नाम के बिजनेसमैन हैं जिसका आजकल मार्केट में बड़ा ही नाम है, तो उसके साथ मीटिंग ज़रा चालाकी के साथ करना और तुम अपने हिसाब से उसके साथ मीटिंग करना, तो तुम अपने रूल्स के हिसाब से उसके साथ बात कैसे करना है, उसके साथ काम कैसे करना है, हमारी कंपनी को ये सभी बातों का ध्यान रखना। वर्क फाइल के साथ कौन काम कैसे करने चाहिए या नहीं, उसके साथ नहीं करने चाहिए, तुम सब देख लेना। तुम्हें जो ठीक लगे रवि वैसा ही करना। तो मैं फ़ोन रखता हूँ। रवि भाटिया सर को सांत्वना देते हुए, जी सर आप टेंशन ना लें, मैं सब हैंडल कर लूँगा। और रवि फ़ोन रखकर कंपनी के क्लाइंट के आने का इंतज़ार करने लगता है। अब थोड़ी ही देर के बाद प्रकाश झा भाटिया सर के ऑफिस में पहुंचता है और रवि के केबिन में मीटिंग के लिए आ जाता है बिना नौकी किए। प्रकाश जैसे ही रवि के केबिन में आता है, अपना हाथ की हथेली को आगे बढ़ाते हुए रवि से बोलता है, हेलो रवि, आई एम प्रकाश झा, नाम तो सुना ही होगा। रवि प्रकाश झा की तरफ आगे अपने हाथ की हथेली बढ़ाकर मिलाता है और वेलकम करते हुए बोलता है, मैं रवि, मुझे भी तो आप जानते ही होंगे। हाँ बिल्कुल, अच्छी तरह से जानता हूँ। भाटिया सर के इंटेलिजेंट मैनेजर जो पूरे ऑफिस का संचालन खुद ही बड़ी ईमानदारी के साथ करता है। रवि प्रकाश से कहता है, अच्छा अब इन सब बातों को छोड़िए और काम की बात करें, समय ना बर्बाद करते हुए। और आपके साथ 2 और भी कंपनी के क्लाइंट आने वाले थे, वो दोनों नहीं आए। अरे अब मैं सभी कंपनी के क्लाइंट को अपनी पॉकेट में लेकर थोड़े ना चलता हूँ, जो उन लोगों को भी हाजिर कर दूँ। वैसे बिल्कुल सही कहा तुमने, हम समय बर्बाद ना करते हुए काम की बातें करते हैं।
रवि मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ जरूर, और पहले मैं भाटिया सर की कंपनी के नियम को आपको समझा दूं। रवि, वैसे एक बात बता दूं, मैं किसी भी कंपनी के नियम को नहीं सुनता हूं और नहीं मानता हूं। मेरे साथ मीटिंग के लिए अच्छे अच्छे कंपनी के क्लाइंट तरसते हैं और तुम्हें ये मौका मिला है मेरे साथ मीटिंग करने का, तो वक्त को जाया ना करो और ध्यान से सुनो जो मैं कहता हूँ। और प्रकाश रवि से कहने लगता है, जैसे जैसे मैं कहता हूँ बस तुमको वैसे वैसे फॉलो करते जाना है। रवि प्रकाश पर गुस्साता हुआ, ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो? ये सभी बातें कंपनी को आगे बढ़ाने की हो रही हैं, ना कि कोई ऐसी वैसी बातें जो बिना सोचे समझे तुम्हारी हर बात को मान लूं। ओफो रवि, पहले मेरी बातें तो सुन लो। मैं तुम्हारा ही फायदे की बात कर रहा हूँ और तुम हो कि सुनने को तैयार नहीं। अब ध्यान से सुनो एक बार, फिर तुम बोलना। और प्रकाश रवि से कहता है, देखो जितना तुम्हें भाटिया सर पैसा देते हैं, मैं तुम्हें उससे भी दोगुना तनख्वाह दूंगा। बस मेरी एक बात मान लो और उसके बाद खुद तुम्हारे नाम की एक अलग कंपनी भी खोल दूंगा। रवि प्रकाश से कहते हैं, ये किस तरह की बातें करने की कोशिश कर रहे हो? मैं समझा नहीं। अगर कुछ भी गलत कहने की कोशिश की तो फिर बिना बोले ही इस मीटिंग को छोड़कर वापस चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे रवि बाबू, पहले मेरा अवसर तो सुन लो। इतने गुस्से में क्यों बोल रहे हो? सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कह देता हूँ पहले ही, बाद में कुछ मत बोलना कि हमने ना समझाया। और प्रकाश रवि से कहता है, अब सुनो जो मैं कहने जा रहा हूँ। बस तुम्हें यही करना है कि भाटिया सर के जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क फाइल हैं उसकी कॉपी करके मुझे दे दो। फिर देखो तुम्हारा खाली अकाउंट कैसे करोड़ों रुपए से भर जाता है और तुम माला माल हो जाओगे। रवि प्रकाश की बातों को सुनते ही गुस्से में आग बबूला हो जाता है और चिल्लाता हुआ कहता है, अभी के अभी निकलो मेरे केबिन से, वरना मेरे हाथों पिट जाओगे। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे गंदे कामों में साथ दूंगा और भाटिया सर के साथ गद्दारी करूंगा? मैं कभी उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकता हूँ। मैं ईमानदारी के साथ काम करूंगा और सच्चाई के साथ अपना जीवन व्यतीत करूंगा, पर कभी भी गलत काम में किसी का भी साथ नहीं दूंगा। मैं अपनी मेहनत और कोशिश के बल पर कंपनी को चला सकता हूँ, ना कि गद्दारी से। अब तुम जा सकते हो। और हाँ, याद रहे भूल से भी अब दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश ना करना, वरना अंजाम बुरा होगा। रवि की बातें सुनते ही प्रकाश जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगता है, तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम कहीं के ना रहोगे। जस्ट वेट एंड वॉच रवि। प्रकाश रवि पर गरजता हुआ उसके केबिन से निकलकर ऑफिस से चला जाता है। रवि अपने केबिन में बैठकर सोचने लगता है, प्रकाश झा भाटिया सर की कंपनी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। हमें प्रकाश से सावधान रहना चाहिए, नहीं तो पता नहीं कब ये कंपनी को बर्बाद करने में लग जाए। रवि के केबिन में प्यून जूस लेकर आता है और कहता है, सर नीचे वाले ऑफिस में 2 और कंपनी के क्लाइंट आपसे मीटिंग के लिए आए हैं, क्या मैं उनको आपके केबिन में भेज दूं? रवि प्यून के हाथ से जूस लेते हुए कहता है, हाँ तुम भेज दो। दोनों ही क्लाइंट रवि के केबिन में नॉक करते हुए अंदर आ जाते हैं। हाय रवि, मैं संदीप खुराना। पहला क्लाइंट रवि से हाथ मिलाते हुए कहता है, हाय मैं महेश कक्कर। दूसरा क्लाइंट रवि से हाथ मिलाते हुए कहता है, रवि, संदीप, महेश तीनों ही आपस में बहुत अच्छे से कंपनी के काम को बारीकियों से समझते हुए मीटिंग करते हैं और तीनों ही आपस में काम करने की बात की डील हो जाती है। और अगले ही दिन सुबह 9 बजे से रवि को बेंगलोर जाना होता है। तभी भाटिया सर भी रवि के केबिन में पहुंचते हैं और उनकी भी बात संदीप और महेश के साथ हो जाती है। फिर दोनों ही क्लाइंट मीटिंग खत्म करके भाटिया सर के ऑफिस से चले जाते हैं और रवि कल ही बेंगलोर जाने की तैयारी में अपना प्रोजेक्ट पर फाइल काम शुरू कर देता है। काम करते करते कब रात के 8 बज जाते हैं, रवि को पता भी नहीं चलता। रवि को इस तरह इतना मन लगाकर काम करते हुए देख भाटिया सर बहुत ही खुश हो जाते हैं और रवि के पास आकर कहते हैं, रवि काम के अलावा कभी कभी खुद पर भी ध्यान दिया करो। रवि मुस्कुराते हुए कहता है, जी सर करता हूँ। सर आपको बहुत ही जरूरी बात बतानी है। हाँ क्या, बोलो। भाटिया सर रवि से बोलते हैं, सर ये सभी बहुत ही ज़रूरी फाइल हैं और इस फाइल में ऑफिस के आज की मीटिंग की सारी डिटेल इसमें है, तो ध्यान से किसी और के हाथों में ये फाइल नहीं लगनी चाहिए। और मुझे कल सुबह ही 9 बजे बेंगलोर के लिए निकलना है और पूरे के पूरे 1 महीने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं वहाँ से आऊँगा तो आपकी कंपनी का हर प्रोडक्ट और भी बेहतर होंगे और सेल भी बहुत ही बढ़ जाएगी। फिर तो मार्केट में बस आपका ही नाम होगा, सबसे आगे।
और एक बात और, सर जब आप घर पहुंच जाएं तो मेनका को आप मेरी तरफ से सॉरी कह देना। मैंने मेनका से कहा था उसे शाम को मिलने आऊँगा, पर काम की वजह से मिलने नहीं जा पाया। ठीक सर, तो अब मैं चलता हूँ। अच्छा ये लो। भाटिया सर अपनी गाड़ी की चाबी रवि को देते हुए कहते हैं, अब ले भी लो, ये तुम्हारी मेहनत का गिफ्ट है। अब से ऑटो से नहीं, तुम अपनी गाड़ी से घर जाया करोगे। रवि भाटिया सर को थैंक यू बोलते हुए अपने घर के लिए ऑफिस से निकल जाता है। इधर मेनका रवि के इंतजार में अपने ही कमरे में इधर से उधर चलती रहती है और रवि का इंतजार करती रहती है। तभी थोड़ी ही देर बाद भाटिया सर अपने घर आ जाते हैं और सीधा मेनका के कमरे में जाते हैं। मेनका अपने पापा को देखकर पूछने लगती है, पापा आप सीधे मेरे कमरे में, आपने अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा सब ठीक है, पर तुम जिसका इंतजार कर रही हो वो आज नहीं आ सकता। पर क्यों पापा? रवि ने कहा था मुझसे मैं शाम को मिलने आऊँगा, और देखो ना पापा रात के 9 बजने वाले हैं और रवि अभी तक नहीं आया। भाटिया सर अपनी बेटी मेनका से पूछने लगता है, मेनका क्या तुम रवि को पसंद करती हो? वैसे रवि मुझे भी बहुत ही पसंद है, अगर रवि तुम्हें पसंद हो तो मैं उसके साथ तुम्हारे रिश्ते की बात करूंगा, वो मेरी बात कभी नहीं टालेगा। मेनका अपने पापा के गले लगकर रोने लग जाती है और कहने लगती है, ओह पापा आप बहुत ही अच्छे हो, आपने अपनी बेटी की मन की बात कह दी। भाटिया सर मेनका की पीठ को थपथपाते हुए कहते हैं, क्या मैं अपनी बेटी की खुशियों के बारे में नहीं जानता? बेटा ये सब धन दौलत किसके लिए है? सब तुम्हारे लिए है। अगर तुम ही खुश ना रहो तो फिर क्या फ़ायदा इन सब के होने से? वैसे बेटा तुम रवि से फ़ोन पर बातें कर लो, वो कल सुबह ही 9 बजे की फ्लाइट से बेंगलोर जाने वाला है, और वो भी पूरे 1 महीने के लिए। ओह पापा आप ये क्या बोल रहे हो? 1 महीने के लिए? मैं तो 1 दिन भी ना रहूं रवि को देखे बिना, और 1 महीने कैसे रहूंगी? मुझे अभी जाना है रवि से मिलने, प्लीज़ पापा जाने दो ना। अच्छा ठीक है चली जाओ, पर सुनो ध्यान से जाना, मैं ड्राइवर को कह देता हूँ तुम्हें पहुँचा दे। मेनका खुद को आईने में देखने लगती है, मैं कैसी लग रही हूँ, और फिर जल्दी जल्दी अपने कपड़े चेंज करती है। हल्की गुलाबी कलर की सूट पहन लेती है और नीले रंग का दुपट्टा अपने कंधे से लगाकर ओढ़ लेती है। माथे के बीच में लाल रंग की छोटी सी बिंदी लगा लेती है और हल्के कत्थई रंग की लाली अपने सुर्ख होंठों पर लगाकर और भी खूबसूरत हो जाती है और काकी माँ से पूछती है, काकी माँ बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ? काकी माँ मेनका को देखते ही कहती है, चांद, बिल्कुल चांद लग रही हो। अब जा, नहीं तो मेरे हाथों से बना हुआ खाना ठंडा हो जाएगा, फिर रवि को खाना पसंद नहीं आएगा। मेनका काकी माँ के हाथों से खाने का टिफिन लेकर गाड़ी में बैठ जाती है और आधे घंटे के अंदर मेनका रवि के घर पहुंचती है और ड्राइवर को जाने को कहती है, आप जाइए मैं रवि के साथ आ जाऊंगी, और ड्राइवर चला जाता है। मेनका रवि के घर के गेट की बेल बजाती है। रवि अभी अभी ही बाथरूम से स्नान करके निकला था और उसने अपने बदन पर बस तौलिया ही लपेट रखा था और अपनी डोरबेल की रिंग सुनता है। जल्दी जल्दी में गेट खोल देता है। रवि की आंखों के सामने मेनका थी, गुलाबी रंग के सूट में, माथे पर छोटी सी बिंदी लगाई और लाल होठों पर सुर्ख कत्थई रंग लगाए हुए मेनका को और भी खूबसूरत बना रहा था। रवि बस मेनका को देखे ही जा रहा था। मेनका रवि से कहती है, क्यों अंदर आने देने का इरादा नहीं है क्या? ऐसे ही घर के बाहर खड़ी रहूं? रवि हंसता हुआ, नहीं आओ ना, पर इतनी रात को आने की क्या जरूरत थी? हाँ तुमने तो अपना वादा निभाया नहीं तो मैं ही चली आई। अब चलो काकी माँ ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है, पहले खा लो। अच्छा खाना? हाँ बहुत ही जोरों की भूख लगी है, जरा रुको अभी आया कपड़े पहनकर। मेनका मुस्कुराते हुए बोलती है, वैसे तुम तौलिए के साथ भी काफ़ी हैंडसम लग रहे हो। अच्छा फिर तो मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। दोनों ही खाना खाते खाते बहुत सारी बातें करते हैं। रवि अपना खाना खत्म करके अपना हाथ बेसिन में धोकर वहाँ बेसिन के पास रखे तौलिए में हाथ पोंछना चाहता है। तभी मेनका जल्दी से आकर रवि के हाथ अपने दुपट्टे से साफ करने लगती है, फिर रवि के होठ पर लगा पानी को पोंछने लगती है। दोनों ही उस वक्त एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं। रवि धीरे धीरे मेनका की तरफ आगे बढ़कर अपनी बाहों में भर लेता है, फिर उसके साथ कुछ पल ऐसे ही रहकर मेनका के माथे पर किस करके मेनका से अलग हो जाता है। पर रवि का मन बिल्कुल नहीं होता कि वो मेनका को एक पल भी अकेला छोड़े। मेनका रवि से कहती है, रवि अब तुम्हें दूर जाने की जरूरत नहीं है, पापा ने कहा है तुम्हारे बेंगलोर से आते ही हमारी शादी जल्द से करवा देंगे। रवि इतना सुनते ही
मेनका को फिर से अपनी बाहों में भर लेता है और मेनका के होठों को चूमने लगता है। मेनका भी रवि का पूरा पूरा साथ देने लगती है और फिर दोनों ही बेड पर आकर एक दूसरे के बदन से लिपट लिपट कर प्यार करने लगते हैं। दोनों की धड़कती धड़कनें, तेज तेज सांसें लेते हुए दोनों एक दूसरे को काम वासना के लिए उत्तेजित करते हैं और फिर रवि मेनका के साथ हम बिस्तर होकर एक दूसरे के प्यार को बहुत ही करीब से महसूस करते हैं, एक दूसरे में खो जाते हैं। दोनों का मिलन उस चांदनी रात को और भी हसीन बना रहा था और दोनों एक दूसरे को प्यार की अनंत सीमा एहसास में महसूस करते हुए सारी रात एक दूसरे की बाहों में गुजार देते हैं। फिर वक्त कवरेत की तरह फिसल जाता है, पता ही नहीं चलता। अगली सुबह होते ही रवि मेनका को बाय बोलते ही बेंगलोर के लिए निकल जाता है। रवि बेंगलोर पहुंचते ही मेनका को कॉल करके बता देता है कि मैं बेंगलोर पहुंच गया हूं और अगले पूरे 1 महीने तक बिजी रहूंगा, तो तुम कॉल मत करना। जब मुझे वक्त मिलेगा तो मैं खुद ही कॉल कर लूँगा। और रवि कॉल कट कर देता है। रवि बेंगलोर की सड़कों पर गाड़ी में बैठा किसी होटल की तरफ जा रहा होता है। रवि की गाड़ी की ट्रक से एक जोरदार टक्कर हो जाती है और बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।